यस, नमस्कार दोस्तों। चलिए भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो जरा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन, और उसमें आज 8th लेक्चर जो है आपके सामने रहेगा। ठीक है, प्रेपोजिशन चैप्टर में देखो जरा, प्रेपोजिशन चैप्टर हमने ये स्टार्ट कर रखा है, और जैसा कि मैंने बताया उसमें लेक्चर नंबर 8 है ये। राइट, ओके। लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करो भाई। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके सामने मैंने रखी थी, जिसमें मैंने बताया कि कम्युनिकेट करने के लिए जब भी आप कोई भी बात को किसी दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करना है तो कुछ वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशंस का हम यूज़ किया करते हैं, और उन्हीं के बारे में डिटेल मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, एक पूरी लिस्ट भी मैंने बताई थी, और जिस लिस्ट में मैंने बताया कि समथिंग टू समवन का केस आप लोगों को बताया गया था, जिसमें कहा गया कि कोई भी ट्रांसमीटर जो होता है वो किसी भी जो है एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, टू समवन, किसी दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है इंफॉर्मेशन को, वो रिसीवर होता है, रेसिपिएंट होता है। तो रेसिपिएंट से पहले प्रेपोजिशन टू का यूज हमने किया था, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन को रिसीवर या फिर रेसिपिएंट के ऊपर जो है ट्रांसमिट किया जा रहा होता है ट्रांसमीटर के द्वारा। तो रेसिपिएंट से पहले प्रेपोजिशन टू आती है, जबकि वर्ब के तुरंत बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये सारी वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब थी, तो इनके बाद जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसमें हमने कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया था। ठीक है, कोई प्रेपोजिशन हम लोगों ने यूज नहीं की थी, लेकिन रिसीवर के नाम से पहले प्रेपोजिशन टू का यूज हमने किया था। ये बातें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी। तो एक लिस्ट तो आप अच्छे से जान चुके हो, और एक लिस्ट और है अभी, वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन की ही हम बात कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस ये आप लोगों के सामने, फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा हूं, The thief requested to me not to call the police। ये सेंटेंस को देखना जरा। सेंटेंस मैंने कहा द थीफ रिक्वेस्टेड टू मी नॉट टू कॉल द पुलिस। यहां पे देखो, ये रिक्वेस्टेड नाम का वर्ड जो है ये वर्ब है, और यही वो वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले ये थीफ नाम का वर्ड बेशक आप लोगों के सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे पहले की जो वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन की लिस्ट आप लोगों को मैंने दी, मैंने बताया था कि वो सारे के सारे वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब रही थी, लेकिन इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता था वो रिसीवर रेसिपिएंट होता था, उससे पहले प्रेपोजिशन टू का यूज हम कर रहे थे। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब होती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं। ठीक है, और ये जो मी नाम का वर्ड है, बेशक ये whom का रिप्लाई होता है। ठीक है, whom का रिप्लाई है। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे whom did the thief request not to call the police, यानी कि थीफ ने किसको या किससे रिक्वेस्ट की नॉट टू कॉल द पुलिस के लिए, तो रिप्लाई मिला द थीफ रिक्वेस्टेड मी। तो ये मी नाम का वर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। इसके बाद में अब हम प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये इस वर्ब का रिप्लाई होता है, whom का रिप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के केस में इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज हम जो है सेंटेंस में नहीं करेंगे, टू को ड्रॉप कर देंगे, तो ही सेंटेंस जो है आप लोगों का ओके होगा। एक सेंटेंस जैसे देखो,
congratulated to David on his selection in the UPSC। एक सेंटेंस ये मैंने आपको गिवन किया, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड टू डेविड ऑन हिज सिलेक्शन इन द यूपीएससी। अब इस सेंटेंस में भी देखो, कॉन्ग्रेचुलेट नाम का ये वर्ड वर्ब हो गया, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, और डेविड नाम का जो वर्ड है बेशक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हुम का रिप्लाई है। ठीक है, वो कह रहा है कि किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो डेविड को कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो डेविड ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब बन गई, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ये प्रेपोजिशन टू को हम सेंटेंस में से ड्रॉप कर दे जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन रहा करती है। अब बड़ी बात समझो, जो इससे पहले की जो वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन की लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई थी, आपको ध्यान होगा वो सारी की सारी वर्ब्स वो वर्ब्स थी जिसमें एक तरीके से ये कह ले कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता था, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था वो रिसीवर के लिए अपने से पहले प्रेपोजिशन टू की डिमांड करता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ब्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, इन वर्ब्स में बात ही हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जाती है। पर्सन्स को बताने वाले ऑब्जेक्ट की ही हम बात किया करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वहां पे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं किया जाता है, क्योंकि एक बात समझो, रिक्वेस्ट जब भी की जाती है ना, तो किसी पर्सन को ही हम रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, किसी पर्सन को ही रिक्वेस्ट किया जाएगा। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, कोई बधाई दे रहे हो किसी को, तो किसी पर्सन को ही हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। किसी नॉन लिविंग को तो ना तो रिक्वेस्ट करने से रहे, और ना ही किसी नॉन लिविंग को हम जो है कॉन्ग्रेचुलेट करने से रहे। तो जो कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह किया जाता है वो किसी न किसी पर्सन को ही क्योंकि किया जाता है, दैट्स वाई इनके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो पर्सन्स को ही रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट हुआ करता है। सबसे पहली बात तो ये बन जाती है आप लोगों के लिए। ठीक है, और देखो एक सेंटेंस में कह रहा हूं, ग्रीट तो नहीं होगा इसमें, खैर द टीचर forbade to the students the teacher forbade the students। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया। अब इसमें भी देखो, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है बेशक, क्योंकि हमें पता है कि whom did the teacher forbid, टीचर ने किसको फॉरबिड किया, तो रिप्लाई मिला द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स नाम का वर्ड ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये whom का रिप्लाई है, तो वर्ब आपकी जो हो गई वो ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में प्रेपोजिशंस की डिमांड नहीं किया करती हैं। ये बातें समझने की लायक आपके बनती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो इस लिस्ट के अंडर आया करती हैं, वो जान लेते हैं। वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखो, एक वर्ब मैं कह रहा हूं टोल्ड, आस्क्ड, begged, told, asked, begged, informed, apprised, requested, ordered,
advised, thanked, welcomed, congratulated, wished, want, ये भी सभी के सभी सेकंड फॉर्म में है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेशक नरेशन से डिराइव किया गया है। ज़्यादातर ये वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेट करने के लिए क्योंकि यूज़ की जाया करती हैं, तो ज़्यादातर ये वर्ब्स आप लोगों को नरेशन नाम के चैप्टर में भी देखने को मिलती हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम यूज़ करते हैं, जो रिपोर्टिंग जो केस हम यूज़ करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सेंटेंसेस में वो पास्ट में ही ऑब्जर्व की जाती हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म में इन सबको लिखा है। विश्ड, वांड, फॉरबेड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेड, ग्रीटेड, accused, allowed, called, promised, accused, allowed, called, promised, threatened और ये फॉन्ड। ठीक है, ये सभी वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनके तुरंत बाद में हम जो यूज करेंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। कोई प्रेपोजिशन वगैरह टू वगैरह जो है वो यूज नहीं की जाती। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करते हैं और इन वर्ब्स के तुरंत बाद में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया करते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और बेशक ये whom का रिप्लाई होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये प्रेपोजिशन टू को ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएंगे और ट्रांजिटिव वर्ब्स के केस में इन सभी वर्ब्स में से कोई भी वर्ब जो दे रखी है इनके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, टू को मेनली ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं रोहन greeted his uncle saying good morning। इस सेंटेंस में देखो, जैसे ये ग्रीटेड नाम का वर्ड वर्ब, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। किसे ग्रीट किया? हिज अंकल, अंकल को ग्रीट किया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांजिटिव होगी, कोई प्रेपोजिशन टू का हम लोगों ने यहाँ पे यूज नहीं किया है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दें, मान लो आप टोल्ड पूछने का काम, प्रार्थना करने का काम, ठीक है, इन्फॉर्म या अप्राइज करने का वर्क जो है, इंफॉर्मेशन देने का काम, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइज, ये भी हमेशा किसको किया जाता है? बेशक किसी न किसी पर्सन को ही या तो हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या तो एडवाइस दिया करते हैं। ठीक है, हम थैंक्स बोलते हैं, तो थैंक्स जो बोला जाता है वो बेशक किसी पर्सन को ही थैंक्स बोला जाता है। नॉन लिविंग को बेशक हम इन वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन के टाइम पे हम किसी नॉन लिविंग को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखो वेलकम करने का वर्क, कॉन्ग्रेचुलेट, विश, जब विश करेंगे तब भी किसी पर्सन को ही विश किया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है, या फिर वेलकम भी पर्सन का ही होता है, चेतावनी भी पर्सन को ही दी जाती है, मनाही करने का काम भी पर्सन को ही किया करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना हो वो भी पर्सन को ही कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, ग्रीट करना है, अभिवादन करना है, दोषी जो है
करना है, बताना है, तो किसी पर्सन को ये एक्यूज करते हैं, आरोप लगाते हैं। ठीक है, अलाउ करने का काम, कॉल करने, प्रॉमिस करना, थ्रेटन करना, फोन करना, ठीक है, ये सब जो है किसी पर्सन के ऊपर ही अप्लाई की जाती हैं। जैसे एक सेंटेंस में कह रहा हूं, आई फोन्ड टू माई फ्रेंड, इस तरीके से मान लो मैं कहता हूं आई फोन टू माई फ्रेंड। अब यहाँ पे फोन नाम का ये वर्ड वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये। किसको फोन किया है? माई फ्रेंड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हुम का रिप्लाई है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में पर्सन्स को बताने वाले इस ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद में टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो सेंटेंस तुरंत आपका ओके हो जाएगा। ये सिचुएशन कंडीशन जो है रहा करती है, जो आप लोगों को फॉलो करानी होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? चलिए और देखते हैं, और देखते हैं एक सेंटेंस ये देखो, you are requested to follow the instructions. You are requested to follow the instructions. इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान देना भाई, ये सेंटेंस को समझना। हालांकि इस सेंटेंस में भी जो रिक्वेस्ट नाम की वर्ब है ना, बेशक यही रिक्वेस्टेड वर्ब है जो हमने पहले यूज की है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिक्वेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब थी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, टू प्रेपोजिशन को हमने सेंटेंस में से ड्रॉप कर दिया था। फिर से वही वर्ब, रिक्वेस्टेड नाम की वर्ब फिर से आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब देखो, लेकिन ये सेंटेंस को यदि आप थोड़ा ध्यान दे तो ये सेंटेंस जो है ये आपका पैसिव वॉइस में गिवन कर रखा है, पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में है ये, क्योंकि रिक्वेस्ट करने का जो काम है, ठीक है, ये बेशक यू नाम का सब्जेक्ट जो है ये डूअर नहीं है। ठीक है, यू जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। ठीक है, सेंटेंस में कहा गया कि यू आर रिक्वेस्टेड, यानी कि आपको रिक्वेस्ट की जाती है, तो रिक्वेस्ट करने का काम यू नहीं कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट करने वाला तो मैं होऊंगा या कोई और पर्सन होगा। यू को रिक्वेस्ट की जाती है, यानी कि डूअर सब्जेक्ट नहीं है, और जब डूअर सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस बेशक आप लोगों के सामने पैसिव वॉइस में हो जाता है। और पैसिव वॉइस में आर नाम का ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट करने का काम है वो कौन कर रहा था? थीफ। तो थीफ तो डूअर था, तो जब एक्टिव वॉइस में रिक्वेस्टेड यूज किया तो ये थीफ जो है रिक्वेस्ट करने का काम, थीफ ने रिक्वेस्ट किसको की? मी को की, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, लेकिन जब इसी सेंटेंस को कहीं ना कहीं जब हमने पैसिव वॉइस में बदला, पैसिव वॉइस में बदला, तो आप देख रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं क्या बन गया? सब्जेक्ट। यहां पे मी की जगह यू रहा होगा, राइट? तो वो यू को मैंने क्या बना दिया? यहां पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। लेकिन एक बात समझो कि जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में जब उसको चेंज करते हैं ना, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनता है, लेकिन वो वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके किसका ऑब्जेक्ट बनता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना करता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो। मैंने कहा एक्टिव वॉइस का कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो बनता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहा करता है। ये बात आप लोगों को ध्यान से समझनी होती है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो तो सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट था वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहां पे हम देखें, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गए, ये टू प्रेपोजिशन है, राइट? और फॉलो नाम का वर्ड क्या है? V1। तो प्रेपोजिशन प्लस V1, 2 प्लस V1 ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। और इन्फिनिटिव जो हुआ करते हैं, आप ये भी समझते हो, नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं, और ये नाउन वर्ब के बाद आके अब क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज की जाते हैं। पैसिव वॉइस में ये सारी की सारी वर्ब्स
जब भी इनको पैसिव वॉइस में बदलोगे तो इन वर्ब के बाद में टू प्रेपोजिशन जो आती है V1 से पहले, वर्ब से पहले 2 प्लस V1, ये जो इन्फिनेटिव होता है ये नाउन होता है, और ये नाउन जो है ये वर्ब के बाद आके क्या बन जाया करता है, ऑब्जेक्ट बन जाया करता है। तो पैसिव वॉइस में इन सभी वर्ब्स के बाद टू आ जाएगा, लेकिन वर्ब को इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू प्रेपोजिशन का हम यूज किया करते हैं। 2 प्लस V1 आता है और 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव होता है, और वो इन्फिनेटिव नाउन जो है वर्ब के बाद आके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज कर दिया करते हैं। वैसे ही सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस मैं कह रहा हूं, जैसे ये सेंटेंस है, इसी को पैसिव वॉइस में हम बदले, द स्टूडेंट्स वर फॉरबिडन बाय द टीचर। एक सेंटेंस ये देखो, द स्टूडेंट्स वर फॉरबिडन बाय द टीचर। अब इस सेंटेंस में देखो, एक्टिव वॉइस में ये ट्रांजिटिव वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, टू को ड्रॉप कर दिया था। लेकिन यहां पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। ये आपके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, फॉरबिडन नाम का वर्ड मेन वर्ब। अब ये जो टीचर नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट है ना, टीचर नाम का जो वर्ड ऑब्जेक्ट है वो बाय प्रेपोजिशन के बाद आके ये क्या बन जाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाया करता है। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वर्ब के बाद, ठीक है, इस वर्ब के बाद में यहां पे अब यदि टू प्रेपोजिशन आएगी तो वो टू V1 से पहले उसको इन्फिनेटिव बनाने के लिए ही सिर्फ हम यूज किया करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में कह रहा हूं, they are advised to work hard. They are advised to work hard. ठीक है, और एक सेंटेंस में कह रहा हूं, I advised them to work hard। एक सेंटेंस ये है, देखो यहां पे ये वर्ब हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया, किसको एडवाइज किया, देम को, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको जब पैसिव वॉइस में बदला तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय मी, इस तरीके से बाय मी मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन पैसिव वॉइस में ये आपकी है हेल्पिंग वर्ब, और ये है आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब मेन वर्ब के बाद में ये जो टू प्रेपोजिशन है ना, ये टू प्रेपोजिशन इस V1 के पहले आके टू वर्क हार्ड नाम का ये वर्ड इज इक्वल टू इन्फिनेटिव हो जा रहा है, और ये इन्फिनेटिव जो है नाउन के इक्विवेलेंट हो जाया करता है। तो पैसिव वॉइस में इन वर्ब्स के बाद में ये प्रेपोजिशन टू आ सकती है, लेकिन किससे पहले, वर्क नाम की इस V1 से पहले प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे। वर्ब को नाउन बनाने के लिए ये टू आया है, इस टू का रिलेशन एडवाइस से नहीं होता है ना, इस टू प्रेपोजिशन का रिलेशन एडवाइस से ना होके, ठीक है, टू का रिलेशन वर्क नाम की वर्ब से पहले लग के उसको इन्फिनेटिव बनाने से उसका मेन पर्पस हुआ करता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब क्या है, जितनी भी वर्ब्स मैंने लिखवाई हैं, इन वर्ब्स के बाद में हम टू प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। कब, जब इनको पैसिव वॉइस में यूज किया गया है। और पैसिव वॉइस में भी इन वर्ब्स के बाद जो टू आता है, उस टू प्रेपोजिशन का रिलेशन इन वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन से ना होके वर्ब से पहले लग के उसको इन्फिनेटिव बनाने से होता है, नाउन बनाने से उनका मेन पर्पस हुआ करता है। एक्टिव वॉइस में तो कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेटेड हुम, किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, डेविड को। किसको फॉरबिड किया, स्टूडेंट्स को। ठीक है, एक्टिव वॉइस में टू नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में टू आ जाएगा V1 से पहले उसको इन्फिनेटिव बनाने के लिए। ये जो है कंक्लूजन इसमें रहा करता है। तो कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं इसको इस तरीके से।
all above mentioned verbs, all above mentioned verbs डिमांड टू की डिमांड कर लेती हैं, while used in passive, जब इनको यूज किया जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में जब इनको यूज किया जाता है तो इन सभी वर्ब्स के साथ हम फिर जो है प्रेपोजिशन टू का यूज कर लिया करते हैं। ऐसी कंडीशन में फिर कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में टू प्रेपोजिशन यूज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक हो गया यहां तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस को देखो जरा, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, Ritik went to his home after the party had been over। एक सेंटेंस मैंने ये आपको गिवन किया, ऋतिक went to his home after the party had been over, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस, एक सेंटेंस और मैं कह रहा हूं, ऋतिक went to home after the party had been over। Ritik went to home after the party had been over। ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को गिवन किए हैं, देखना जरा, समझना दोनों सेंटेंसेस को। देखो जरा भाई, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस में ही समझो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि होम जो, सबसे पहले तो एक होम नाम का वर्ड है, उसी वर्ड का कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को जो है गिवन करूंगा, ठीक है। अब होम भी एक वो जगह होती है जहां से हम इमोशनली अटैच होते हैं, इमोशनली अटैच जहां से हम होते हैं, जहां पे हमने जन्म लिया होता है, या फिर जो हमारा, जो जगह हमारी एंसेस्ट्रल होती है, या फिर पूरी फैमिली जहां पे एक साथ मिलके रहते हैं, वो जगह होम कहलाती है। और इमोशनली अटैचमेंट जो है, इमोशनल अटैचमेंट जो है इस जगह के साथ हमारी हुआ करती है, तो होम एक ऐसा नाउन होता है, राइट। एक जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एक प्रेपोजिशन है टू, ठीक है। अब टू प्रेपोजिशन याद होगा, एक तो मैंने बताया है कि रेसिपिएंट या रिसीवर से ना पहले जो है हम प्रेपोजिशन टू का यूज किया करते हैं। उसके अलावा जो भी डेस्टिनेशन हमारे हुआ करते हैं, ठीक है, जो भी डेस्टिनेशन है, मंजिल है हमारी, ठीक है, मंजिल को बताने वाले हर उस वर्ड से पहले
हम जो है क्या यूज कर लेते हैं, प्रेपोजिशन टू का यूज कर लिया करते हैं। तो ये दो कंडीशन हुआ करती हैं जिनको हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात ये भी समझ लेना कि होम जो प्लेस होता है ना, होम हर किसी पर्सन का एक ही होम होता है भाई, ठीक है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, होम एक ही जगह होती है। इमोशनली अटैचमेंट जिस जगह से होती है, ठीक है। होम और हाउस में फर्क भी यही होता है कि हाउस एक बिल्डिंग होती है जो कंकर ईंट पत्थर से बनी है, वो क्या होता है, हाउस। जबकि होम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं हर चीज में, हर वहां की एक छोटी से छोटी चीज में भी आप इमोशनली अटैच होते हो, आपका कोई ना कोई हिस्ट्री उससे कनेक्टेड हुआ करती है, ठीक है। तो हाउस एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 4 5 6, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी, जो जितना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है उतने ही ज्यादा घर हाउस रख सकता है। हाउस उसके हो सकते हैं, वो अलग अलग शहरों में अपने हाउस वगैरह परचेज कर सकता है, खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होम एक ही जो होता है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, पूरी फैमिली जहाँ पे रहती है वो जगह होम होती है। तो होम एक ही होता है, चाहे मैं हूँ मेरा भी होम एक ही है, चाहे आप लोग हैं आपका भी होम एक ही है, हर किसी की का होम जो होता है वो एक होता है। हाउस जो है मैक्सिमम हो सकते हैं, कितनी भी कोई लिमिट नहीं है, पहली बात। और ये केस भी होम का ही है, हाउस का है नहीं। तो ध्यान देना, देखो ये होम नाम का वर्ड नाउन है और ये हिज नाम का वर्ड पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया। अब पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेशन किसका शो करता है, नाउन का, नाउन का पोजेशन शो करता है। अब जैसे ही होम से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि एक घर जा सकता है, कोई भी पर्सन है, ऋतिक एक बार में कितने घर जा सकता है, एक ही घर जा सकता है। और जैसे ही होम से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, जैसे हिज आ गया, तो इसका मतलब है कि ऋतिक अपने खुद के घर गया, एक ही घर जा सकता था, अपने घर गया, हर होम गया, उसके घर गया, फेमिनिन जेंडर, मोहन्स होम, सोहन्स होम, ठीक है। और ऋतिक वेंट टू जो है माई होम, ऐसे हो सकता। जैसे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि एक घर, ऋतिक जिसके घर जा सकता है, एक ही घर जा सकता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के आने से ये तुरंत तय हो जाता है कि वो किसके घर गया है। तो होम अब एक ही होम को विजिट कर सकता है एक ही टाइम में, किसका होम है पता चल जाता है, यानी कि हमारे पास डेस्टिनेशन आ जाती है, मंजिल हमारे पास हुआ करती है। और जैसे ही हमें पता चल गया कि ही अपने घर गया है, होम जो वर्ड है, जो नाउन है, डेस्टिनेशन का हमें पता चल गया, एक घर जिस घर जा सकता था, किसके घर गया वो पता चल गया। तो डेस्टिनेशन को बताने वाले इस होम नाम के वर्ड से पहले अब एक प्रेपोजिशन क्या आ जाएगी, प्रेपोजिशन टू का यूज कर लेंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे वो कह रहा है ही वेंट टू होम, ही होम गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, होम मैंने बताया एक ही होम होता है, एक से ज्यादा घर नहीं होते, होम एक ही होता है, हर किसी का एक ही होम होता है। जब हिज आया, माई आया, मोहन सोहन्स आया, तो किसके घर गया था वो पता चल गया था। लेकिन जब वो कह रहा है कि ऋतिक वेंट टू होम, ऋतिक घर गया, अब होम गया, घर गया, किसके घर गया ये कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव कोई भी गिवन नहीं है। और क्योंकि जब कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव अवेलेबल ना हो तो ऐसी सिचुएशन कंडीशन में ये होम नाम का वर्ड सिर्फ और सिर्फ अब यहां पे नाउन ना होके ये एक एडवर्ब होता है, और ये वो एडवर्ब होता है जो डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को बताने वाली एडवर्ब बन जाता है। होम अब एक डायरेक्शन है, हमें पता घर गया है, इस साइड गया है, किसके घर गया ये हमें नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव ना हो ना, तो होम नाम का वर्ड ये एक एडवर्ब होता है और डायरेक्शन को बताता है। और एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एडवर्ब जो हुआ करती है ना, एडवर्ब से पहले अब प्रेपोजिशन टू का यूज हम लोग नहीं करेंगे। एडवर्ब से पहले कभी भी प्रेपोजिशंस आती ही नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्या नहीं होता है, एडवर्ब्स जो होती हैं, एडवर्ब्स से पहले प्रेपोजिशंस आर नॉट यूज्ड, प्रेपोजिशंस का यूज नहीं किया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो जब पॉजिटिव एडजेक्टिव था तब होम पोजेशन नाउन पे ही हो सकता है, तो ये नाउन था, और हिज होम है, पता है किसके घर गया है, डेस्टिनेशन था, तो प्रेपोजिशन टू आ गई।
लेकिन जैसे ही होम से पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, एक घर जा सकता था, किसके घर गया अब ये नहीं पता है। अब होम नाम का वर्ड एक डायरेक्शन को बताता है कि इस दिशा में गया है, लेकिन इस दिशा में काफी सारे घर हैं, मेरा आपका बहुत सारे लोगों के घर हैं। अब किसके घर गया है, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं था, तो अब ये जो वर्ड है ये एक एडवर्ब बन जाता है, डायरेक्शन को बताने वाली एडवर्ब बन जाता है। और हम जानते हैं कि डायरेक्शन को बताने वाली ये जो एडवर्ब है, इससे पहले प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर देंगे, टू को हटाया, सेंटेंस आप लोगों का ओके हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम एट होम, आई एम होम नहीं बोलेंगे, ठीक है, एट का यूज कर देंगे नाउन से पहले, ये आई एम एट होम सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है सेंटेंस, समझ रहे हो ना, ठीक है। जब कोई वर्ब्स की बात की गई है, जैसे जो है गो का यूज कर दिया, रीच, स्टे, इस तरीके की जब वर्ब्स होती हैं, ठीक, तो फिर हम होम नाम के वर्ड से पहले टू का यूज नहीं करते, कर लेते हैं जब उससे पहले कोई ना कोई पोजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो, ये भी हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं भाई पहले। केस कहते हैं डोंट यूज टू, टू का यूज ना करें बिफोर होम, होम नाम के वर्ड से पहले टू का यूज ना करें, अनलेस इट इज प्रीसीडेड बाय एनी पोजेसिव केस। जब तक होम से पहले कोई पोजेसिव केस ना आए, तब तक होम नाम के वर्ड से पहले प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही पोजेसिव केस आ जाएगा तो फिर टू का यूज हो जाएगा, पोजेसिव केस नहीं है तो उससे पहले टू प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये सिचुएशन कंडीशन आप लोगों की बना करती है, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए, और कल से मैं आप लोगों की एक क्लास में जो जो चैप्टर्स की प्रैक्टिस शीट डिस्कस करना बाकी रहता है, और आपके एक आध डाउट क्लास भी मैं रख लूँगा कल से। सुबह में हम क्लास रखेंगे 11 बजे, सुबह के 11 बजे, 11 से 12:30, ठीक है। तो 11 से 12:30 हम क्या किया करेंगे, जो आपका आर्टिकल चैप्टर रहता है, या फिर आप भी बता देना मुझे कौन कौन से चैप्टर रहते हैं, पहले उनकी प्रैक्टिस शीट डिस्कस कर लेंगे इन्हीं 4-5 दिनों के अंदर। जो भी चैप्टर्स की बची हुई है, नाउन और टेंस ये हम कर ही चुके हैं, कंजंक्शन की भी की थी स्टार्ट, लेकिन जो है बची हुई है उसकी को भी जानना है, तो पहले प्रैक्टिस शीट्स कर लेते हैं, जो आपके डाउट्स है वो ले लेते हैं। एक क्लास में आपके प्रेपोजिशन बढ़ती रहेगी इवनिंग में, और एक क्लास आपके डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे सुबह में 11 बजे, हर रोज आपकी 11 बजे जो क्लास हुआ करेगी उसमें आपकी प्रैक्टिस शीट्स को हम आगे बढ़ाएंगे, आपके डाउट्स वगैरह लिए जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल से हमारा जो है, जो भी आपका सेशन है प्रैक्टिस वगैरह का, ठीक है, वो कंटिन्यू हो जाएगा भाई, ठीक है। प्रेपोजिशन का आज लेक्चर 8 था आप लोगों के सामने, और कल से फिर हम प्रैक्टिस, और एक क्लास आपकी एज इट इज जो है प्रेपोजिशन